हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 2 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स अकॉर्डिंग टू एमसीए AKTU सिलेबस डेटा लिंक लेयर हमारे यूनिट का नाम है, उसको कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर मैंने पूरा सिलेबस जो है AKTU के अकॉर्डिंग एमसीए का वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन टॉपिक है वहाँ पे है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, जिसके अंदर हमारे पास ये सब टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं एक्सेप्ट हेमिंग कोड, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही थोड़ा लेंदी हो जाएगा और उसकी वजह से ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो हेमिंग कोड को मैं सेपरेटली अपलोड कर दूँगा, ठीक है। बाकी ये जो है ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है और इन सबको मैं पूरी तरीके से वीडियो में कवर करने वाला हूँ। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, इसके अंदर भी सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे एक एक करके, और इसी तरीके से चैनल एलोकेशन प्रोटोकॉल्स को भी हम इजीली कवर कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अब हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, तो देखते हैं कि एरर डिटेक्शन क्या होता है। एरर डिटेक्शन के अंदर बेसिकली हमारा क्या है कि हमें ये पता लगाना है कि हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है या जो हुआ है सेंडर से रिसीवर तक, उसके अंदर कोई एरर हुआ है कि नहीं। हमारा डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, 101011 बिट्स की फॉर्म में, बाइनरी की फॉर्म में हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो हमें यही देखना है कि कोई मेरी बिट ऐसी तो नहीं है जो सेंडर ने 1 भेजी, लेकिन जब वो रिसीवर के पास पहुंची तो वो 101.010, तो लास्ट बिट मेरी 0 तो नहीं हो गई कहीं, या कोई भी बिट चेंज तो नहीं हो गई। अगर ऐसा होता है तो डेटा वो हमारे लिए अनयूजेबल है, क्योंकि वो डेटा जो भेजा गया था वो नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत है। तो हमारा क्या है, ये एरर डिटेक्शन होता है। तो हमें डिटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग तरीके हैं कि हम कैसे डिटेक्ट करें कोई एरर हुआ है कि नहीं। इसी तरीके से करेक्शन क्या होता है, जब हमारे पास हमें पता लग गया कि हमारे डेटा में एरर है, जो सेंडर से रिसीवर तक गया है वो डेटा डिफरेंट है, तो उस डेटा को जब दोबारा भेजा जाता है उस डेटा को ठीक करके, तो उसको बोला जाता है एरर करेक्शन। अब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एरर है उसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एरर हैं, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर और बर्स्ट एरर। तो सिंगल बिट एरर क्या है, जैसे कि मेरा सेंडर ने डेटा भेजा 101011, ठीक है, और रिसीवर के पास मेरा डेटा जो गया वो गया 101111, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि ये जो 4th बिट है ये यहाँ पे हमारी चेंज हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिंगल बिट के पूरे डेटा में, मेरा जितना भी डेटा है उसके अंदर किसी एक बिट के अंदर एरर आया है। और फिर हमारे पास क्या है, मल्टीपल बिट्स। मल्टीपल बिट्स एरर के अंदर क्या है कि हमारे पास एक से ज़्यादा बिट करप्ट हुई हो। इसी तरीके से सेंटर ने मान लो भेजा 101010 और रिसीवर के पास पहुँचा है 001011, ठीक है। ये वाली बिट या फिर 2 बिट कह सकते हैं, ये चेंज हो गई हैं। तो ये क्या है, हमारा किसी तरीके से इसमें एरर आया, नॉइज़ की वजह से हो सकता है, चैनल में कोई प्रॉब्लम हो उस वजह से हो सकता है। तो ये हुए मल्टीपल बिट्स एरर। बर्स्ट एरर भी इसी के जैसा है, लेकिन बर्स्ट एरर में क्या होता है कि हमारी अगर कोई भी जो डेटा गया है, मान लीजिए 101010 गया है और रिसीवर के पास गया 101001, ठीक है। ये मैंने यहाँ चेंज कर दिया है इन 3 बिट्स के अंदर। तो क्या हो रहा है कि ये 3 बिट्स एक साथ जो हैं चेंज हो गई हैं, ठीक है। ये कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि एक के बाद एक है, तो इसको बोलेंगे बर्स्ट एरर, ठीक है। ये हुआ हमारा बर्स्ट एरर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पैरिटी चेक, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, VRC। ओके, तो पैरिटी चेक में कैसा होता है, हम एक पैरिटी बिट जो है ऐड करते हैं अपने डेटा में। फॉर एग्जांपल से पहले इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन हम कंसीडर करेंगे सिर्फ इवन पैरिटी को, क्योंकि उसी का ज़्यादातर यूज़ होता है। और ऑड पैरिटी जैसी भी कोई चीज़ होती है पर उसका इतना यूज़ नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल मेरा सेंडर है, सेंडर को डेटा भेजना है 101010 और 10, ठीक है। तो इवन पैरिटी हम चेक कर रहे हैं। इवन पैरिटी का मतलब क्या है कि ये मेरा जैसे डेटा हो गया जो सेंडर से रिसीवर तक जाना है। ओके, तो अब मेरे को अगर डिटेक्ट करना है कि इसके अंदर एरर हुआ है कि नहीं, वो कैसे होगा, वो कौन डिटेक्ट करेगा, रिसीवर, ठीक है। और इसके अंदर होते क्यों हैं एरर, जब हम डेटा सेंडर से रिसीवर तक जाता है तो कोई नॉइज़ इंट्रोड्यूस हो गई हो चैनल में, या चैनल में कोई दिक्कत हो, उस वजह से हमारी कोई बिट अगर चेंज हो गई हो, 10 की जगह 1 हो गई हो या 1 की जगह 0 हो गई हो, तो उसे हम बोलते हैं कि हमारा एरर आ गया और डेटा चेंज हो गया। अब डेटा चेंज हो गया तो जो सेंडर ने भेजा है रिसीवर पे कुछ और पहुँचा है, तो वो यूज़ का नहीं है डेटा उनके, क्योंकि भेज रहे कुछ है और पहुँच रहा कुछ है। इसी तरीके से अब क्या होता है आगे, इवन पैरिटी के केस में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या हमारे नंबर ऑफ वंस इवन है। अब मैं यहाँ काउंट करता हूँ नंबर ऑफ 1, यानी कि 1 कितने हैं मेरे पूरे फ्रेम में, 1 2 3 4, हाँ, तो इवन है।
इवन है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 ऐड करूँगा। उससे क्या रहेगा कि मेरा जो पूरा ये मैसेज है, पूरा जो फ्रेम है, इसके अंदर नंबर ऑफ 1 इवन ही रहेंगे। इवन पैरिटी का मतलब ये हुआ कि मुझे किसी ना किसी तरीके से अपने मैसेज के अंदर नंबर ऑफ वंस का जो काउंट है उसको हमेशा इवन रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पूरा मैसेज जो है इस पैरिटी बिट के साथ जो है वो गया रिसीवर तक। तो रिसीवर ने क्या करा, रिसीवर ने देखा सबसे पहले पैरिटी बिट को कि 0 है, यानी कि मेरे जो इतना मैसेज है मेरा, इसके अंदर जो नंबर ऑफ 1 का काउंट है वो होना चाहिए इवन। ओके, तो अब भाई उसके पास मैसेज आता है, उसने काउंट करा कि कितने हैं, 1 2 3 4, उसे मिले कि 4 हैं, यानी कि इवन है, तो मेरा डेटा करेक्ट है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और रख लेगा। अब मान लो होता क्या है कि एरर आ जाता है कहीं पे, तो क्या हुआ, मेरी ये बिट चेंज हो गई। अब मैं चेंज करके लिख देता हूँ 1 0 1 0 0 0 1 0। ये क्या हुआ, ये मेरा डेटा है। ठीक है, और ये बिट ऐड करी थी 0, इन्होंने तो 0 ऐड करी हुई थी, ये एरर हुआ यहाँ पे किसी तरीके से रास्ते में, तो रिसीवर के पास ये पहुँचना ये था, पहुँचा ये। तो रिसीवर ने क्या करा, रिसीवर ने सबसे पहले चेक करा आके कि मैं भाई सबसे पहले चेक करता हूँ आके कि मेरी पैरिटी बिट क्या है। उसने देखा पैरिटी बिट 0 है, तो उसकी मतलब, इसका मतलब है कि जब वो यहाँ पे काउंट करेगा तो उसको काउंट 1 का जो काउंट है वो मिलना चाहिए इवन। उसने काउंट करा 1 2 3, उसे मिले कि यहाँ पे जो मेरे वंस हैं वो कितने हैं, 3, यानी कि वो ऑड हैं। तो वो इस मैसेज को रिजेक्ट कर देगा, इस मैसेज को क्या कर देगा, रिजेक्ट, और वापस भेज देगा। अब हम क्या करें, अब मान लीजिए मेरे पास, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि जो सेंडर है उसको डेटा भेजना है 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ये उसको डेटा भेजना है। तो अब इसमें वंस कितने हैं, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आएंगे और जो है इस केस में मेरा सेंडर यहाँ पे ऐड कर देगा 1। ठीक है, 1 2 3 4, 1 हो गए इवन। अब क्या हुआ, मेरा ये गया रिसीवर तक, सेंडर से गया रिसीवर तक। रिसीवर सबसे पहले लास्ट की बिट देखेगा। रिसीवर ने देखा कि लास्ट की बिट मेरे पास आ गई है और लास्ट की बिट मेरे पास है 1, तो 1 है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका मतलब रिसीवर समझ गया कि यहाँ पे इन्होंने 1 ऐड करा है, इसका मतलब कि मेरे जो नंबर ऑफ वंस हैं वो ऑड होने चाहिए। तो इसने काउंट करा 1 2 3, हाँ ऑड है, तो इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसमें देखो दिक्कत क्या है कि हमारे पास एक बिट है और ये जो मैसेज है इसका जो डिसएडवांटेज है इस मेथड का वो ये है कि ये सिर्फ एक ही सिंगल बिट एरर को ही, जो हमने यहाँ पे देखे सिंगल बिट एरर, सिर्फ सिंगल बिट एरर्स को ही ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पे हैं अपने इस पे और 2 बिट अगर चेंज हो गई हैं, 2 बिट किसी तरीके से चेंज हो जाती हैं, तो क्या होगा कि भाई मेरा जो है मैसेज वो फेल हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को सेंडर को मैसेज भेजना था, ये उसने 1 देखे इवन है तो उसने 0 रखा और भेज दिया। अब हुआ क्या, ये मेरे जो है मल्टीपल एरर आ गए इसमें, 0 और 0 ही चला गया, ये 2 बिट चेंज हो गई। ठीक है, और वंस कितने हैं मेरे, 0, ये 0 को हम इवन ही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 है, इसका मतलब कि मैसेज में इवन हमारे वंस हैं। अब भाई क्या हुआ, ये रिसीवर तक गया और रिसीवर इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई वंस इवन ही है इसमें, तो वो इसको रख लेगा। तो लेकिन मैसेज गलत है, भेजना क्या था 1 0 1 0 और गया क्या है ये, फिर भी रिसीवर इसे रख लेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है पैरिटी चेक का। अगला टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, जिसको LRC भी बोलते हैं या फिर 2D पैरिटी चेक। अब इसके अंदर क्या है कि आप जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा थ्योरी को। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल देके बताता हूँ कि इसके अंदर हम करते क्या हैं, उसी से आपको ये थ्योरी जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थ्योरी पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते। तो एग्जांपल मान के चलें कि हमारे पास जो हमारा डेटा था वो था 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1। इसको मैंने जो है 8 बिट्स के सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनका सम करूँगा। ठीक है, इनको मैंने एज अ मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया। ठीक है, अब मैं इनको सम करता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ जाएगा कैरी 1 1
ये भी 0, यहाँ पे कैरी 1, ये भी 0, यहाँ पे कैरी 1, 0 कैरी 1, 0 कैरी 1, 0 कैरी 1, और ये आ जाएगा यहाँ 1। अब होगा क्या भाई नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो है ये मेरा हुआ सम आया मेरे पास, ठीक है, मैंने रो वाइज इसका सम कर लिया। अब अगले स्टेप में क्या करेगा भाई, मेरा जो सेंडर है वो मैसेज को ऐसे ट्रांसमिट करेगा 101 00 101 110 111 01। ये तो मेरा ओरिजिनल मैसेज हुआ, और इसको साथ में अपेंड कर देगा इसके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये यहीं पे है, इसको ऐसे मान के चलिए, थोड़ी जगह कम है वहाँ। तो ये पूरा मैसेज जो है रिसीवर के पास भेज देगा। अब रिसीवर क्या करेगा कि रिसीवर इसको साथ में रखेगा, वो यहाँ पे इसको चेक करेगा कैसे, ये मान लीजिए ये रिसीवर तक पहुँचा और उसने देखा कि सेंडर का सम ये है, सेंडर का सम ये है, और वो अब अपना सम भी करेगा यहाँ पे, ठीक है, और वो अपना सम करेगा तो उसको एग्जैक्टली यही मिलेगा, ठीक है, उसको रिसीवर को भी अपना सम इन दो रोज़ का यही मिलेगा। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पे कोई भी चेंज होता है तो उसका सम चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका सम चेंज हो जाएगा, और जैसे उसका सम चेंज हो जाएगा उसे पता लग जाएगा कि भाई मेरा जो डेटा था इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। अब मैं आपको एक कोई एरर इसके अंदर करके दिखा देता हूँ। ये हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी ये वाली बिट चेंज हो गई और ये हो गई 0, ठीक, तो हम यहाँ पे अपना एरर क्रिएट कर रहे हैं, ये 1 था और हम इसको 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। अब हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा 0 1 0 0 0 0 1 और 0। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई जो सेंडर का सम है, अब ये एरर क्रिएट करने के बाद कि सेंडर का जो सम था वो तो ये था और हमारे पास सम आया ये, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो इसको रिजेक्ट कर देगा भाई, रिसीवर रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, इस तरीके से एरर आया। इसी तरीके से बर्स्ट एरर्स को भी डिटेक्ट कर लेता है कि अगर एक साथ मल्टीपल बिट्स खराब हैं, करप्टेड हैं, तो वो उसे भी डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि यहाँ सम तो मैच होगा ही नहीं। तो अब क्या होगा कि ये दोबारा इसको रिजेक्ट करके दोबारा सेंडर से सेंड करवा लेगा। तो बड़ा सिंपल था हमारा, ये भी हमारा कवर हो गया है लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, इसको 2D पैरिटी चेक भी कहते हैं। अब अगला जो हमारे पास है टॉपिक वो है चेकसम, और चेकसम भी एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है, अच्छा मेथड है एरर को डिटेक्ट करने का और उसके बाद उसको रिट्रांसमिट करवाने का। तो अब इसके लिए मैं एक सैम्पल क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो हम इसमें करते क्या हैं, इसके अंदर हम एक टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैं आपको वो करके ही दिखाता हूँ, करते करते बताता हूँ। तो ये मेरा 16 बिट का मैसेज है, इसको मैंने 8 बिट में डिवाइड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको सम करेंगे, ठीक है, 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सम आया। अब ये जो हमारा सम आया, इस सम के साथ हम क्या करने वाले हैं, हम इस सम का करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, ओके। वंस कॉम्प्लीमेंट आई होप आप सबको पता होगा कि क्या होता है, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो हम उसकी 0 को 1 में चेंज कर देते हैं और 1 को 0 में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 0 1, जहाँ 0 था वहाँ 1 हो गया। ये क्या है मेरा, यह है मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट, किसका, सम का। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो मेरा मैसेज है इसके साथ मैं रिसीवर को दूंगा अपना वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या दूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1, और इसी के आगे अपेंड कर दूंगा मैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, 0 0 0 1 1 1 0 1। अब रिसीवर क्या करेगा कि मेरे वंस कॉम्प्लीमेंट को, जैसे मैंने यहाँ ऐड करा इनको और मुझे ये मिला, अब वो इन्हीं बिट्स के अंदर, डेटा बिट्स के अंदर इस कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देगा, ठीक है। और जब वो इसको ऐड करेगा तो जो सम आएगा उस सम को उसे कॉम्प्लीमेंट करना है दोबारा से, वंस कॉम्प्लीमेंट। और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर 0 आता है, सारी बिट्स 0 आती हैं, तो वो उसको कर लेगा एक्सेप्ट, एल्स उसको कर देगा रिजेक्ट, ठीक है। अगर सब 0 आ गई इसका मतलब है कि उसमें कोई एरर नहीं है। तो करके देखते हैं, 1 0 1 0 1 0 0 1
और 0 0 1 1 1 0 0 1। ठीक है, ये तो मेरा डेटा बिट है। अब इसके अंदर ये मेरी जो है वंस कॉम्प्लीमेंट है सम का, उसको भी ऐड कर देता हूँ मैं। वो था 0 0 0 1 1 1 0 1। अब इनका हमें करना है सम। तो ये दोनों क्या हुए 0 और यहाँ जाएगा कैरी 1 और 0 और 1 0। अब यहाँ पे आएगा 1 1। इसी तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 और कैरी आ जाएगा 1 और 0 और 1 हो जाएगा 1। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से 1 और कैरी 1 1 और कैरी 1 1 और यहाँ 1। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 1 0 क्या होगा 0 और 0 और 1 यहाँ मुझे लिखना था 1। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 1। अब मेरा सम क्या आया, ये मेरा सम आया जो कि है सारे 1 आए। अब मैं इन सब 1 का इस सम का वंस कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो ये 0 0 0 0 0 हो जाएगा सारे का सारा। तो क्या होगा, मेरा आंसर 0 0 0 हो गया ये सब करने के बाद। ठीक है, हम समझ गए इससे कि हमारा जो मैसेज है वो ठीक है और हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कर देंगे एक्सेप्ट। ठीक है, अगर हमारी कोई भी यहाँ पे एरर होती डेटा बिट में या फिर इस कॉम्प्लीमेंट में तो हमारा यहाँ पे 0 0 नहीं आता, हम इसको रिजेक्ट कर देते और दोबारा से रीट्रांसमिट कराते। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने क्या किया है। सेंडर ने जो डेटा बिट्स थी उनको हमें पता होता है, क्वेश्चन में बताया जाएगा कि हमें कितने उनको सेगमेंट्स में जो है डिवाइड करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि ये 16 बिट का था तो मैंने 8 बिट के दो अपने क्या कहते हैं ब्लॉक्स में, फ्रेम्स में इनको डिवाइड करा। तो उनको हम डिवाइड करेंगे डेटा बिट्स को, उन फ्रेम्स को, उनको सम करेंगे। सम करने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे रिजल्ट आता है हम उसका करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो सम का वंस कॉम्प्लीमेंट है इसको हम अपने ओरिजिनल डेटा के साथ दे देंगे रिसीवर को। रिसीवर क्या करेगा, ओरिजिनल डेटा जो है जो उसे मिला है और वंस कॉम्प्लीमेंट जो आया है इन तीनों चीज को वो जोड़ देगा और यहाँ जो उसके पास सम आएगा इस सम का वो करेगा दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट। और इस वंस कॉम्प्लीमेंट का अगर वैल्यू 0 है तो वो मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा अगर यहाँ पे कोई भी बिट 1 होती तो। ठीक है, बड़ा सिंपल है, दोबारा से इस सेक्शन को रिपीट कर लेना, समझ नहीं आया होगा तो आ जाएगा। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के अंदर भी आपके पास न्यूमेरिकल आता है और आपके लिए मैंने क्या है यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी रख दी है ताकि आप उसको समझ लो अच्छे से। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है। इसके अंदर हमें बस जो है एक्सोर गेट की ज़रूरत पड़ती है कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारा एक्सोर गेट जो है वो कैसे काम करता है। हमारा एक्सोर गेट इस तरीके से काम करता है कि अगर हमारे पास जो 1 है, अगर वो उनकी जो पेयर है नंबर ऑफ 1 हमारी पेयर में अगर ऑड हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, अदरवाइज हमारा आंसर 0 आएगा। यानी कि हम कोई भी पेयर लेते हैं 0 0 0 1 0 0 1 1 1, तो यहाँ पे हमारे ऑड कहाँ है 1 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो 1 है ही नहीं और यहाँ पे E1 है, तो ऑड वंस हमारे इन दो पेयर में है तो इनका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक्सोर। अब देखो हमें करना क्या है कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले पॉलिनोमियल है। अब हमें करना क्या है कि हमारे पास जो डेटा है ये m जो हमें गिवन है, इस m को डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, और वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास क्या है x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 3। ठीक है, तो ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा। ओके, प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, अब ये देखो कि जहाँ जहाँ एक्स के साथ एक्स की कोई भी पावर उसे छोड़ो, जहाँ जहाँ एक्स के साथ 1 है वहाँ 1 लिखो, 1 1 1 1 लिखा, एक्स के साथ 0 है 0, एक्स के साथ 1 है 1 और एक्स के साथ 1 है 1। तो देखो अब हमारा जो डिवीज़र मुझे मिला वो मिला ये। तो मुझे क्या करना है, ये मेरा डिवीज़र है और ये मेरा डिविडेंड है, तो मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, अब लेकिन डिवाइड करने से पहले हमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
अब मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। यहाँ पे न्यू स्लाइड पे हम आए, तो मैं अपना पहले यहाँ मैसेज को लिख लेता हूँ कि जो भी मेरा मैसेज है ये मेरा मैसेज है और इससे मुझे डिवाइड करना है। अब मुझे करना क्या है कि जो भी मेरी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन x की पावर हाईएस्ट है उतनी ज़ीरोज़ को मैं अपने मैसेज के आगे अपेंड कर दूंगा। x की पावर 5 थी तो यहाँ मैंने 5 ज़ीरोज़ लिख दिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनको डिवाइड करूँगा और डिवाइड में हमें करना होता है एक्सॉर, जैसे मैंने पीछे बताया। तो अब मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्वोशेंट 1 1 1 0 1 1। भाई इन स्टेप्स को बड़े ध्यान से करना। 0 और 1 1, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 0 और 1 1। और कह रहा हूँ, और का मतलब है एक्सॉर, ठीक है। और 0 1 1 0, तो 0 को मैं यहाँ नहीं लिखता। ओके, तो अब मेरे पास ये मेरा रिजल्ट आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एक्सॉर की ट्रूथ टेबल के थ्रू मैं चल रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों का आंसर मेरा 1 1 आना चाहिए, 1 1 आएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मुझे 0 और 1 मिलेंगे मैं वहाँ पे 1 1 लिख दूंगा उसकी जगह, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 0 को ले आता हूँ, 1 0 1, ऑलराइट। और एक डिजिट कम है तो 0 लगा के यहाँ ले लेंगे और 1 से 0 0 1 1, यहाँ पे मैं 0 नहीं लिखता हूँ और ये हुआ मेरा 0। फिर 1 से मल्टीप्लाई 1 1 0 1 1 1 1 और यहाँ सब 0 रहेगा। अभी आया मेरा 1, ओके। और एक 0 यहाँ ऐड करूँगा और इस 0 को ले लूँगा, एक और 0 मैं यहाँ ले लूँगा और यहाँ पे 1 करके मल्टीप्लाई 1 0 1 1, क्या आएगा 1 1 1। और 0 को मैं ऐड करूँगा 0 और 1 से, सॉरी यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे एक 0 और चाहिए यहाँ। 0 और 1 1 1 0 1 1, तो यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ, क्या आएगा मेरे पास आएगा 0 0 1 1 1। इसी तरीके से 0 को यहाँ ऐड करूँगा तो मेरे पास जो है डिजिट्स यहाँ ख़त्म हो जाएगी जब ये 0 मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो मेरे पास डिजिट्स आई हैं, पहले के सारे जो भी 0 हैं छोड़ दो, जो भी फर्स्ट 1 मुझे मिलता है, मैं क्या करूँगा अगले स्टेप में, जो भी मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है मेरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 और 1 2 3 4 5 5 बार 0, और मेरे पास यहाँ 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ इन्हें उल्टा लिखूँगा 0 1 1 1 और यहाँ ऐड करूँगा 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। ये मेरे पास जो रिजल्ट है ये अब मैं दूंगा रिसीवर को, ठीक है। अब ये मैं रिसीवर को पास कर दूंगा और इसी तरीके से रिसीवर जो है मेरा इस नंबर को जो है इसी डिवीज़र से डिवाइड करेगा, और जब डिवाइड करेगा तो वहाँ पे सब कुछ रिमाइंडर में सब कुछ उसे 0 मिलना चाहिए, तो वो मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा, एल्स वो मैसेज को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि मैसेज के अंदर कोई चेंज आ गया होगा बिट में। अगर कोई एरर आता है बिट में तभी मेरा रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आएगा। तो जल्दी से इसको करते हैं। तो जो मैसेज रिसीवर पे है, अभी हम आ गए रिसीवर साइड पे, ठीक है। अब हम यहाँ रिसीवर साइड पे आ गए। एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख देना कि सेंडर साइड पे ये सब हो रहा है, यहाँ पे लिख देना कि रिसीवर साइड पे ये सब हो रहा है। अब मैं फटाफट इसे डिवाइड करता हूँ। जब भी आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो सेंडर या रिसीवर साइड पे तो बड़े ध्यान से करना, क्योंकि अगर आप डिवीजन सही करोगे तो रिसीवर साइड पे आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। और ये डिवीजन के ऐसे स्टेप हैं कि लॉन्ग होती है डिवीजन, इसमें मिस्टेक ज़रूर होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि सेंडर और रिसीवर साइड पे जो आपका आंसर है, रिमाइंडर है, हमेशा 0 आएगा अगर आपकी डिवीजन दोनों तरफ सेंडर और रिसीवर साइड पे ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास रिसीवर पे सारे बिट्स रिमाइंडर में जो हैं वो 0 हैं। तो इसका मतलब कि हमारे डेटा में कहीं भी कोई भी एरर नहीं है और हमारा जो रिसीवर है इस मैसेज को जो है रिसीव कर लेगा और एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे समझ गए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल क्या होता है, आप थ्योरी में अगर देखो कि भाई हमारे पास जो सेंडर है और रिसीवर है उनका जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल यानी कि अगर मैं आपको कोई चीज़
सेंड कर रहा हूँ और आपकी स्पीड रिसीव करने की थोड़ी कम है, ठीक है, इसी को चाहे इंटरनेट के एग्जांपल से ले लो, तो आपको जो है मुझे अपना डेटा का रेट थोड़ा कम करना पड़ेगा कि मैं स्लो भेजूँ आपको, ताकि आप उसे प्रॉपर्ली रिसीव कर पाओ। वरना डेटा क्या है, उसको जो बोलते हैं फ्लडिंग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की टर्म में, कि जब हमारा रिसीवर ओवरलोड हो जाता है तो उसको बोलते हैं फ्लडिंग। इसीलिए फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म हमारे पास होते हैं कि हम फ्लो को कंट्रोल कर पाएँ सेंडर और रिसीवर की ट्रांसमिशन की स्पीड को मैच करने के लिए। एरर कंट्रोल क्या है कि एरर कंट्रोल के अंदर हमें एरर को डिटेक्ट करना है और उसको करेक्ट करना है। तो एरर क्या हुआ, कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए एरर, और वो तभी होगा जब हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ और करेक्ट कर पाएँ। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए यहाँ पे। आप बाकी थ्योरी देखना स्लाइड में, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में आंसर कर पाओ। अब हमारे पास जो प्रोटोकॉल है वो है फ्लो कंट्रोल के लिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अब स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि हमारा जो सेंडर होता है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ जल्दी से। ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। ठीक है, तो हमारा सेंडर क्या करता है, डेटा को एक फ्रेम ट्रांसमिट्स 1 फ्रेम एट अ टाइम, एक फ्रेम भेजता है। ठीक है, और वेट करता है। इसने पहला फ्रेम भेजा और वेट करेगा रिसीवर से। तो रिसीवर का वेट करेगा कि रिसीवर इसे एक्नॉलेजमेंट भेजे कि हाँ मुझे मैसेज जो है मिल गया। ठीक है, तो क्या हुआ, भेज के स्टॉप हो गया और वेट करा एक्नॉलेजमेंट आने का। वो एक एक्नॉलेजमेंट इसे भेजेगा, तब ये यहाँ से दूसरा फ्रेम जो है वो भेजेगा, और फिर वो इसको दूसरे का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, उसके बाद ये तीसरा फ्रेम भेजेगा, और ये साइकिल ऐसे ही चलती है। तो सेंडर की विंडो का साइज़ क्या हुआ, एक फ्रेम। विंडो साइज़ का मतलब कि वो एक बार में कितने फ्रेम हमारा सेंडर भेज सकता है। इसी तरीके से साइज़ ऑफ विंडो रिसीवर का क्या हुआ, एक फ्रेम, क्योंकि एक एक फ्रेम हमारा चल रहा है। अब क्या होता है हमारे पास, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, वो एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, तो हमारे पास रीट्रांसमिट करेगा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल उसी एक फ्रेम को, कि वो जो भी कोई सा फ्रेम था उसका एक्नॉलेजमेंट, मान लो एक्नॉलेजमेंट ही रास्ते में खो गया, तो दोबारा से हमारा जो है सेंडर उसे सेंड कर देगा कि भाई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला सेंडर को, तो वो ये मान के चलेगा कि रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचा ही नहीं। एक्नॉलेजमेंट, सॉरी मैं बताना भूल गया, एक्नॉलेजमेंट ये होता है कि रिसीवर को जब कोई मैसेज मिल जाता है तो वो सेंडर के पास एक मैसेज भेजता है जिसका नाम होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट हर मैसेज का यूनिक होता है, और वो रिसीवर इसलिए भेजता है ताकि वो सेंडर को बता पाए कि हाँ जी मुझ तक मैसेज पहुँच गया है, आप दोबारा मैसेज मत भेजना। अगर सेंडर के पास कोई रिसिप्ट ही नहीं आएगी, एक तरीके की रसीद मानो, रिसिप्ट नहीं आएगी अगर सेंडर के पास, तो उसे कैसे पता चलेगा कि डेटा वहाँ तक रिसीवर तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। अब रीट्रांसमिट्स व्हेन द एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड इन अ प्री डिफाइंड टाइम लिमिट। एक्नॉलेजमेंट की भी टाइम लिमिट होती है कि सेंडर एक फ्रेम भेजने के बाद, कोई भी फ्रेम भेजने के बाद 10 सेकेंड या 30 सेकेंड वेट करेगा, या जो भी टाइम सेट है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो मैं मैसेज को दोबारा से भेजूं। ये हुआ हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, जो कि बड़ा सिंपल है। अब इसमें क्या है कि मैंने सारी वर्किंग आपको वैसे ऑलरेडी बताई दी है कि वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ 1 फ्रेम और उसके बाद ही अगला फ्रेम भेजता है। सिंपल मैकेनिज्म है लेकिन एफिशिएंसी पुअर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ही फ्रेम एक बार में जा रहा है और उसके बाद वो वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट आने का। इम्प्लीमेंटेशन ईजी है और कोई सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम का इसमें इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि एक ही फ्रेम जा रहा है एक बार में, तो वो ऑब्वियसली सीक्वेंस में ही जा रहा है। जिस हिसाब से सेंडर भेज रहा है उसी हिसाब से रिसीवर उसको रिसीव करेगा। ठीक है, तो कोई हमें सॉर्टिंग नहीं करनी रिसीवर एंड पे कि हम मैसेज को सॉर्ट करें कि किस ऑर्डर में आए थे। तो अगला जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है गो बैक एन। ठीक है, तो अब गो बैक एन प्रोटोकॉल में क्या होता है कि ये प्रोटोकॉल हमारा मल्टीपल फ्रेम्स को एक साथ सेंड करता है। ठीक है, अब ये मान लो कि के जो है वो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट विंडो का साइज़, यानी कि विंडो साइज़ बताएगा हमारा के। ठीक है, अब के मान लो हमारा 3 है, तो एन हमारा क्या होगा, 2 की पावर के इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। ओके, तो 8 हमारा एन हो गया। ओके, अब n के साथ क्या सीन है कि हमारा जो सेंडर का विंडो साइज़ है वो 2 की पावर k-1, तो यहाँ 3 हो जाएगा, इसका मतलब 8-1, इसका मतलब 7, और रिसीवर विंडो साइज़ 1। तो सेंडर एक बार में 7 बिट्स भेजेगा। ठीक है, अप टू 7 बिट्स भेजेगा,
और रिसीवर एक एक करके मैसेज को एक्सेप्ट करेगा, 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन ऑर्डर गया मेरा फ्रेम, ठीक है, मेरा फ्रेम गया हमेशा इन ऑर्डर, क्योंकि रिसीव एक ही फ्रेम हुआ। कुमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है इसके अंदर, जिसका मतलब ये होता है कि जो एक्नॉलेजमेंट मुझे मिलेगा वो आएगा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम का। मान लो यहाँ से 4 फ्रेम भेजे, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया है 1 2 3 4, वो चारों अगर बिना किसी दिक्कत के रिसीव हो गए तो एक्नॉलेजमेंट आएगा मेरे को 5, कि अब 5 वाला फ्रेम मेरे को भेजो, मुझे बाकी सारे मिल गए, ठीक है। इससे क्या होता है कि नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है, क्योंकि इससे पहले वाला जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल था उसके अंदर क्या हो रहा था कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर एक मैसेज जा रहा था और एक का ही मुझे एक्नॉलेजमेंट आ रहा था, तो मेरे को कितने मैसेज वापस आ रहे थे, एक के लिए एक एक्नॉलेजमेंट, तो मेरा नेटवर्क कंजेशन बढ़ रहा था। रीट्रांसमिशन 2 की पावर k माइनस 1 यानी कि सेंडर विंडो साइज, इसका मतलब है कि अगर मेरा मैसेज कोई भी बीच में फेल हो जाता है तो पूरी विंडो को मुझे रिपीट करना पड़ेगा दोबारा, वो मैं बताता हूँ आपको अगली स्लाइड में कि कैसे। मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बना के दोबारा से, ये सेंडर, ये रिसीवर, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जा रहा है रिसीवर तक, ठीक है। मान लो मेरा 1 लॉस्ट हो गया और यहाँ पे मेरा पहुंचा 2, तो ये क्या कहेगा, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1 आएगा, तो वो इसके बाद 2 के बाद जो भी आ रहा है वो सब रिजेक्ट कर देगा जब तक उसे 1 दोबारा ट्रांसमिट नहीं करा जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि पूरी विंडो सेंडर को रीट्रांसमिट करनी पड़ेगी, तो 1 2 3 4 फिर से जो है रीट्रांसमिट करेगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीट्रांसमिशन इज इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1 यानी कि सेंडर की विंडो का साइज। तो ये हुआ हमारा गो बैक एंड। अब है हमारे पास सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल फ्रेम्स को एक साथ भेजता है, और सेंडर की विंडो साइज क्या होती है 2 की पावर k माइनस 1, और रिसीवर की विंडो साइज भी होती है बराबर, ठीक है। तो एक्सेप्ट्स आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम एज इट हैज स्पेस फॉर मल्टीपल फ्रेम, क्योंकि ये 2 की पावर k माइनस 1 यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 7, ओके, यहाँ पे भी 7 आना चाहिए, और यहाँ पे भी आएगा मेरा 2 की पावर k माइनस 1 जो कि होगा 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आएगा 8 माइनस 1, तो अब ये है मेरा 7। तो ये एक बार में 7 फ्रेम भेजेगा और 7 फ्रेम ही रिसीव हो जाएंगे वहाँ पे। इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर होता है क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट और उसके साथ साथ होता है इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होता है जो मैंने पीछे बता दिया, और इंडिपेंडेंट यानी कि जो फ्रेम मेरा लॉस्ट हुआ है, यानी कि फर्स्ट लॉस्ट हुआ है या फ्रेम नंबर 4 लॉस्ट हुआ है, उसी का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जिसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। ये दोनों एक ही बात है, इंडिपेंडेंट और नेगेटिव, तो वो उसी फ्रेम को रीट्रांसमिट कर देगा दोबारा से, ठीक है। तो ये हुआ मेरा सिलेक्टिव रिपीट। अगला है मेरे पास स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ये भी काफ़ी सिंपल सा है पर दिखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। स्लाइडिंग विंडो के अंदर क्या होता है कि मेरा विंडो का एक साइज़ होता है, ठीक है, जो कि सेंडर पे स्लाइड करती है। अब आप इस डायग्राम को देखो और थ्योरी को पढ़ लेना, क्योंकि मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। अब यहाँ हो क्या रहा है कि 0 1 के ऊपर मेरी जो है विंडो है, तो ये क्या करेगा, सेंडर 1 सेंड करेगा और फिर 0 सेंड करेगा फ्रेम, और उसके बाद 1 सेंड करेगा और विंडो यहीं पे रहेगी, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, 0 गया फिर 1 गया मेरे पास, अब मेरे को एक्नॉलेजमेंट आया 2 है मेरा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। तो अब इसका मतलब ये है कि रिसीवर ने 2 भेजा कि वो कहता है कि मेरे को दूसरा फ्रेम भेजो, फ्रेम नंबर 2 भेजो, जिस फ्रेम का नंबर है 2। तो मेरी ये जो विंडो है ये स्लाइड होके आगे चली जाएगी, जो भी इसका साइज़ होगा। अगर इसका साइज़ 2 होता तो ये इस बार 3 होता, तो ये 3 इस तरीके से जो है कवर करती है अपने अंदर फ्रेम्स को। अब इसने क्या करा, इसने फ्रेम नंबर 2 भेजा, तो फ्रेम 2 हो गया लॉस्ट। अब इसने क्या करा, इसने अपनी विंडो के अंदर अगला फ्रेम भी भेजेगा, तो इसने अगला फ्रेम भेजा फ्रेम नंबर 3, और इसको रिटर्न में मिला नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट NAK2, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने भेजा था ACK2 यानी कि 2 भेजो, और इसको मिला 3, तो इसने भेजा NACK2 यानी कि मुझे 2 नहीं मिला। तो अब मेरा जो क्या था, सेंडर इस विंडो पे ही था, वो आगे नहीं बढ़ा था, तो वो दोबारा से 2 को भेजेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर 3 को भेजेगा। तो क्या हुआ मेरा,
यहाँ पे विंडो कहाँ पे स्लाइड कर रही है, इन फ्रेम्स के ऊपर। तो अब वो आगे नहीं बढ़ी थी, इसीलिए उसने उसको रीट्रांसमिट कर दिया। ये हुआ मेरा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की विंडो स्लाइड करती है मेरे फ्रेम्स के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं जो अब हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ से मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं और जो प्रीवियस मैंने आपको पीपीटी से चीज़ें समझाई उनकी पीडीएफ जो है मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आपको कर दूँगा, ठीक है। तो मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल या कह दो या फिर मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल कह दो। अब इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी, तो नाम से ही जो है क्लियर हो जाता है ये। इसके अंदर क्या है कि हमारा कोई शेयर्ड मीडियम होता है, जब कि हमारे पास एक शेयर्ड मीडियम है जिसको बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ करने वाले हैं। तो इस सीन में क्या होता है कि कौन यूज़ करेगा भाई इस मीडियम को। मल्टीपल नोड्स इस चैनल पे अगर एक साथ डेटा को ट्रांसमिट कर दे तो डेटा में नॉइज़ आने की, या फिर डेटा हो सकता है एक दूसरे के साथ क्लैश हो और जो डेटा है वो हमारा उसके अंदर नॉइज़ प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए, या हमारा डेटा अनयूजेबल हो जाए। उसके लिए हमारे पास मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल या फिर मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल आ गए, जिसके अंदर 3 हमारी कैटेगरी आती हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। उनके अंदर ये पार्ट्स हैं हमारे पास सारे, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल सबसे पहले देख लेते हैं, और अलोहा CSMA, CSMA-CA और CSMA-CD इसके अंदर हम देखते चले जाएंगे। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या कहता है कि नो स्टेशन इज सुपीरियर ओवर अदर, ऑल आर इक्वल। तो जब हमारी नोड्स जो हैं किसी नेटवर्क के अंदर रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज़ कर रही होंगी, तो उसके अंदर स्टेशन का मतलब नोड ही है। स्टेशन का हो या डेटा स्टेशन का हो या नोड का हो या कंप्यूटर का हो या मशीन का हो या डिवाइस का हो, सारी एक ही बात है। तो इसके अंदर कोई भी डिवाइस हमारी जो है वो सुपीरियर नहीं होगी, ठीक है, कि मैं सुपीरियर हूँ, सबसे पहले मैं ट्रांसमिट करूँगी, मुझे करना है तो, ठीक है। अब अगर कोई सुपीरियर नहीं है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अब ये मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन यहाँ पे कर रखा है, तो उसको और देखते हैं एक बार। मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल है क्या, अगर डेडिकेटेड लिंक, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा ये वही है, बस थोड़ी दूसरी लैंग्वेज में लिखा है। अगर डेडिकेटेड लिंक प्रेजेंट नहीं है सेंडर और रिसीवर के बीच में, यानी कि मल्टीपल स्टेशन ही एक सिंगल चैनल को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में मैंने ये बताया कि अभी तक कि उनके अंदर किसी की हाई प्रायोरिटी नहीं होती, कोई सुपीरियर नहीं होता, सबकी सेम प्रायोरिटी होती है, ठीक है। और कोई फिक्स टाइम नहीं होता, देयर इज़ नो फिक्स टाइम ऑफ सेंडिंग डेटा कि कौन सी किस टाइम पे भेजेगी। देयर इज़ नो फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेशन सेंडिंग डेटा इन रैंडम ट्रांसमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे दोबारा मैंने जो है अलोहा के अंदर यही डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हो, पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ कर देता हूँ। अलोहा क्या था, अलोहा को 1970 में बनाया गया है। इट वाज ओरिजिनल डिज़ाइन फॉर वायरलेस लैंस बट इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर शेयर्ड मीडियम, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है ये वापस रैंडम एक्सेस की है। तो अलोहा क्या कहता है, अलोहा की फुल फॉर्म अगर आप देखो तो वो है एडवोकेट्स ऑफ लिनक्स ओपन सोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई एसोसिएशन, ठीक है। ये आप याद कर लेना, एग्जाम में लिख दोगे अच्छे नंबर मिलेंगे, डेट लिख दोगे, ईयर लिख दोगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। अब अलोहा मैंने अभी तक बताया नहीं है, वो उसके अंदर प्योर अलोहा और दूसरा एक और अलोहा है, वो हम देखते हैं तब मैं एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे। तो प्योर अलोहा में क्या होता है कि स्टेशन वेट करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए डेटा को सेंड करने के बाद। अगर एक्नॉलेजमेंट एक फिक्स्ड अलॉटेड टाइम के अंदर नहीं मिलता, देन स्टेशन वेट्स फॉर व्हाट, नेक्स्ट कहता हूं, देन स्टेशन वेट्स फॉर रैंडम टाइम कॉल्ड बैक ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक रैंडम टाइम के लिए वेट करता है जिसको कहते हैं बैक ऑफ टाइम, और उसके बाद डेटा को दोबारा से रीसेंड करता है, ठीक है। डिफरेंट स्टेशंस वेट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्दर कोलिजन डिक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि सब स्टेशंस जो हैं अलग अलग टाइम के लिए वेट कर रहे हैं डेटा भेजने से पहले, तो प्रोबेबिलिटी नहीं बहुत कम हो जाती है डेटा को कोलाइड होने की, कोलिजन होने की, यानी कि डेटा आपस में टकरा के खराब हो जाए उस चीज़ की। अब यहाँ पे क्या हुआ अलोहा में, प्योर अलोहा में, कि हमारा जो स्टेशंस हैं वो एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेंगे डेटा के बाद, और एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता उन्हें तो वो दोबारा से डेटा भेजेंगे, लेकिन एक रैंडम टाइम के लिए वेट करेंगे और उसके बाद भेजेंगे। अब जो अगले प्रकार का अलोहा है यहाँ पे वो है स्लॉटेड अलोहा,
टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स, यानी कि टाइम को स्लॉट्स में बांट दिया। सेंडिंग ऑफ डेटा इज अलाउड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ दीज स्लॉट्स। इफ स्टेशन मिसेज आउट अलाउड टाइम इट मस्ट वेट फॉर अनदर स्लॉट। दिस रिड्यूसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। वल्नरेबल टाइम ये आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पे इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्लॉटेड अलोहा में क्या है कि हमारे पास स्लॉट्स बने हुए हैं, ओके, और इससे जो मिलता जुलता हमारे पास एक और प्रोटोकॉल भी है। तो स्लॉटेड अलोहा में क्या है कि टाइम स्लॉट है कि अब बताओ कौन कौन भेजना चाहता है, वो डिवाइस अपना बता देंगे कि जी हमको डेटा भेजना है, हम ट्रांसमिशन करना चाहते हैं। अब ये जो है क्या बोलते हैं, हमारा सेंडिंग का टाइम जो है, सेंडिंग ऑफ डेटा, ये टाइम का स्लॉट जो है वो हमारा फिनिश हो गया, स्टेशन ने मिस कर दिया उसको, तब तक उसने अपना रिजर्वेशन नहीं करा। तो अब जिन लोग डिवाइसेस ने अपना स्लॉट बुक किया था वो अपना डेटा ट्रांसमिट करेंगे सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। अब किसी और को जब इनका डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा जो है दूसरा टाइम स्लॉट आएगा, उस टाइम स्लॉट के ड्यूरेशन में अगले स्टेशंस जो हैं अपना डेटा भेज सकते हैं। यहाँ पे हमारा अलोहा फिनिश हो गया और यहाँ पे हमारा CSM में शुरू होता है। CSM में क्या है, इसकी फुल फॉर्म है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, CSM में। अब ये क्या कह रहा है कि इंश्योर करता है कि कम कोलिजन्स हो, फ्यूअर कोलिजन्स हो। स्टेशन फर्स्ट सेंड्स द मीडियम फॉर इडल और बिजी बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा। अब स्टेशन कर क्या रहा है करियर सेंस में कि वो कैरियर यानी कि मीडियम जो कैरी करता है मैसेज, उसको सेंस करता है, ठीक है, उसको सेंस करता है कि वो फ्री है या फिर वो बिजी है, ठीक है। फ्री मतलब इडल मतलब कि उस पर कोई ट्रांसमिशन अभी नहीं हो रहा, और बिजी मतलब कोई ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर इडल है तो सेंड कर देता है डेटा को, अगर नहीं तो वेट करता है कि कब हमारा जो है चैनल या कैरियर वो इडल होता है या फ्री होता है। देयर इज स्टिल अ चांस ऑफ कोलिजन इन CSM में ड्यू टू प्रोपोगेशन डिले, ठीक है। प्रोपोगेशन डिले यानी कि मैंने सेंस करा और उसके बाद मैंने कोई स्टेशन है उसने करियर को जो है सेंस करा, और सेंस करके वो जब तक वापस गया उसके पास सिग्नल कि हाँ मैं फ्री हूँ, कि चैनल फ्री है, हम डेटा भेज सकते हैं, इतनी देर में किसी और ने ट्रांसमिट कर दिया तो कोलिजन हो सकता है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ड्रॉबैक होता है। अब इसके अंदर भी CSM के अंदर भी टाइप्स होते हैं कुछ। वन परसिस्टेंट यानी नोड सेंस द डेटा, नोड सेंस द चैनल इफ इडल सेंड्स द डेटा। अगर चैनल इडल है तो हमारा चैनल इडल है तो हमारी नोड जो है डेटा भेज देती है। अगर नहीं है, इफ नॉट इडल देन कंटिन्यूसली डज व्हाट, लेट्स सी, देन continuously checks the medium till it becomes idle and sends the data as soon as medium gets idle, ठीक है। वन परसिस्टेंट में क्या हो रहा है कि हमारा नोड है या स्टेशन है वो चैनल को सेंस कर रहा है, कंटिन्यूसली करे जा रहा है, क्या इडल बिजी चल रहा है चैनल, वो चेक करे जा रहा है, जैसे इडल हुआ उसने डेटा भेज दिया। ये हुआ हमारा वन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट क्या कहता है यहाँ पे अब देखते हैं। नॉन परसिस्टेंट इफ इडल सेंड्स द डेटा, अगर चैनल इडल है हमारा तो नोड सेंड कर देती है डेटा को, अगर नहीं इडल है तो वेट फॉर अ रैंडम टाइम एंड चेक द मीडियम अगेन एंड ट्रांसमिट्स डेटा व्हेन फाउंड इडल, जब मीडियम उसको इडल मिलता है तो, ठीक है। नॉन परसिस्टेंट में क्या हुआ, अगर इडल नहीं है तो रुक जाएगा हमारा स्टेशन और चेक करेगा कुछ देर के लिए, वेट करेगा रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, और उसके बाद दोबारा सेंस करेगा और अगर फ्री होता है तो भेज देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉन परसिस्टेंट। पी परसिस्टेंट, इसमें प्रोबेबिलिटी दे दी है कि इफ मीडियम इज इडल सेंड्स द डेटा विद पी प्रोबेबिलिटी एल्स वेट्स फॉर मीडियम टू गेट फ्री एंड चेक अगेन, ठीक है। इसमें क्या है कि मीडियम अगर इडल है तो पी प्रोबेबिलिटी के साथ वो जो है डेटा को हमारे ट्रांसमिट कर देता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या करता है, वो वेट करता है कि मीडियम इडल हो। P इक्वल्स टू 0 to 1 यानी कि 0.1 0.2 इसके बीच में उसकी वैल्यू लाइक करती है प्रोबेबिलिटी की। अब है O परसिस्टेंट या 0 परसिस्टेंट कह लेते हो। सुपीरियरिटी ऑफ नोड्स इज डिसाइडेड बिफोर हैंड एंड ट्रांसमिशन अकर्स इन दैट ऑर्डर। O परसिस्टेंट में या O परसिस्टेंट में ऑर्डर हम डिसाइड कर देते हैं नोड्स का कि कौन सी नोड किस ऑर्डर में भेजने के काबिल है या भेजेगी, ठीक है। इससे भी हमारा जो है कोलिजन का चांस ख़त्म हो ही जाता है, क्योंकि किसी की सुपीरियरिटी ज़्यादा है तो वो उस हिसाब से भेजेगी, ओके। ये एक इसके अंदर हमारा एक्सेप्शन केस आ जाता है रैंडम एक्सेस में।
क्योंकि रैंडम एक्सेस में हमने शुरू में क्या बात करी थी कि हम सुपीरियर कोई नोड नहीं होगी, पर ये एक एक्सेप्शन है ओ परसिस्टेंट। ठीक है, ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको समझाया हुआ है, क्योंकि अगर आप इतना करते हो, कितना कि जैसे यहाँ पे CSM में है, आप इतना भी समझा देते हो अगर एग्जाम में, तो वो भी बहुत है। ये तो बस मैंने डिटेल में जाने के लिए 1 परसिस्टेंट और P परसिस्टेंट वगैरह लिखा था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इनमें से एक आध को स्किप कर भी सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। CSM में CD current sense multiple access with code विद कोलिजन डिटेक्शन, यानी कि कोलिजन को डिटेक्ट करता है ये। स्टेशंस कैन टर्मिनेट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इफ कोलिजन इज डिटेक्टेड। CSM में CD प्रोटोकॉल में क्या होता है कि अगर हमारा कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है तो वहीं पे हमारा जो है नोड वो ट्रांसमिशन को स्टॉप कर देती है। यानी कि चैनल चल रहा था, दो नोड्स ने एक साथ डेटा भेज दिया, इसने इधर भेज दिया, इसने इधर भेज दिया, ठीक है, और ये डेटा हो गया कोलाइड यहाँ पे। तो अब दोनों अपना ट्रांसमिशन रोक देंगे और चैनल फिर से फ्री हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि हमारा कोलिजन का डिटेक्शन हो रहा है। अगला जो है वो है CSM में CA। ठीक है, CSM में CA में क्या है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें ऐसा दिमाग लगाना है कि हमारा कोलिजन जो है वो अवॉइड हो जाए। डिटेक्ट तो हो गई, अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें उस चीज़ को डिटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। Collision detection involves sender receiving acknowledgement signals. If there is one acknowledgement signal, then data is sent successfully. If there are two acknowledgement senders and sender's own and the one with which it collided, then it means collision has occurred. अब इसमें देखो क्या होता है कि collision detection involves sender receiving acknowledgement signal, यानी कि ये बहुत सारी नोड्स हैं जो डेटा ट्रांसमिशन यूज़ कर रही है। ये नोड यहाँ पे डेटा भेज रही है और अगर कोलिजन डिटेक्ट होता है, कोलिजन होता है, तो क्या होगा, कोलिजन होने से पहले ये डेटा भेजेगा अपना और उसके बदले में इसको चाहिए कि मेरे को एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, तो इसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। अगर इसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है सिर्फ अपना, तो उसका मतलब डेटा ट्रांसफ़र हो गया। अगर इसको दो एक्नॉलेजमेंट मिलते हैं, यानी कि किसी दो डिवाइसेस ने एक साथ डेटा भेजा उसी चैनल पे, तो इनके जो है आपस में कोलिजन होगा और इस सेंडर को दो एक्नॉलेजमेंट मिलेंगे, इसको दो मिलेंगे, एक तो इसका अपना और एक उसके साथ जिस नोड का इसके साथ कोलिजन हुआ है। तो ये समझ जाएगा कि मेरे पास दो एक्नॉलेजमेंट आ रहे हैं, तो मेरे को डेटा दोबारा ट्रांसमिट करना पड़ेगा, मेरा डेटा कोलाइड हो गया है। CSM में CA अवॉइड्स कोलिजन बाय, अब ये अवॉइड कैसे करता है, इंटरफ्रेम स्पेस। इंटरफ्रेम स्पेस देखें भाई क्या चीज़ है। इंटरफ्रेम स्पेस में क्या होता है, नोड्स चेक्स फॉर मीडियम इज इडल और नॉट, क्या मीडियम इडल है या नहीं। अगर इडल है तो डेटा को इमीडिएटली मत भेजो, लेकिन क्या करो, इंस्टेड वेट अगेन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड IFS इंटरफ्रेम स्पेस, देन चेक्स अगेन एंड सेंड्स इफ चैनल इज इडल। इंटरफ्रेम स्पेस में क्या होता है, ये क्या करता है कि ये चेक करता है चैनल को, नोड डेटा ट्रांसमिट करने से पहले इसको ट्रांसमिट करना है, तो चेक करिए क्या चैनल इडल है। इडल मिला तो एकदम नहीं भेजेगी। अब ये अपने इंटरफ्रेम स्पेस की जो टाइम स्लॉट है, जो ड्यूरेशन है, इसके इस टाइम तक वेट करेगी जो भी डिफाइंड है और दोबारा चेक करेगी, चैनल इडल मिला तो भेज देगी। इस तरीके से इंटरफ्रेम स्पेस जो है काम करता है। कंटेंशन विंडो, अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स, amount of time divided into slots. Sender chooses random number of slots as wait time and sends data after wait time is found idle. After wait time if found idle. If found idle मैंने सब शॉर्ट में लिखा है, if channel is found idle इसका मतलब है, else restarts the timer. कंटेंशन विंडो में क्या हो रहा है कि एक अपना जो है अमाउंट ऑफ टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया गया इस प्रोटोकॉल के अंदर, और सेंडर रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट्स को चूज कर लेता है, ठीक है, और वेट करता है जब तक वो स्लॉट्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक वो टाइम इलैप्स नहीं हो जाता, और उसके बाद जो है डेटा को भेजता है। अगर चैनल उसे इडल मिल गया तो, अगर फिर भी चैनल इडल नहीं मिलता तो वो रीस्टार्ट कर देता है, दोबारा से उतने टाइम के लिए वेट करेगा जितने उसने चूज़ करे थे, और फिर उस टाइम तक वेट करने के बाद दोबारा चेक करेगा चैनल को और इडल मिल जाता है तो अपना डेटा ट्रांसमिट कर देगा। ये साइकिल चलती रहती है। एक्नॉलेजमेंट, सेंडर रीट्रांसमिट्स डेटा इफ एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड बिफोर टाइम आउट। इसमें हमने एक फिक्स टाइम सेट कर दिया कि मैं डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ और क्या कहते हैं,
मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिल जाना चाहिए इतने सेकंड्स के अंदर, 10 सेकंड या 20 सेकंड या जितने भी है, और नहीं मिलता तो मैं डेटा को दोबारा ट्रांसमिट कर दूंगा। क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया उसका मतलब है कि मेरा जो है मैसेज कहीं पे कोलाइड हो गया है या डेटा कोलाइड हो गया है। अब जो हमारा दूसरा मेजर कैटेगरी है जो हमने अपने हायरार्की में बनाया था, उसमें है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स। इन दिस टेक्निक ऑल द स्टेशंस कंसल्ट वन अनदर टू फाइंड विच स्टेशन हैज़ द राइट टू सेंड। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल जो है हमारे स्टेशंस हो गए और वो आपस में कंसल्ट करते हैं एक दूसरे से कि अब किसके पास है राइट डेटा को सेंड करने का। इसके अंदर सबसे पहला मेथड जो आता है वो है हमारा रिजर्वेशन मेथड। अ स्टेशन नीड्स टू मेक रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डेटा। ईच स्टेशन हैज़ अ मिनी स्लॉट। Okay, station who wants to send puts one in its mini slot during the reservation interval. After reservation interval is over, इसका आगे डायग्राम भी है वो भी दिखाऊंगा, is over, data station sends data in order during transmission period, then next reservation interval begins and so on. ये मिलता जुलता लगेगा आपको जो पीछे हमने कवर करे हैं उनसे। तो ये इसका डायग्राम है। इसके अंदर देखो क्या होता है कि रिजर्वेशन पीरियड शुरू हुआ और जितने डेटा स्टेशन है मेरे पास 1 2 3 4 5 उतने ही मेरे पास यहाँ पे मिनी स्लॉट्स होंगे। तो अब रिजर्वेशन पीरियड शुरू हुआ, ठीक है, और हमारे डेटा स्टेशन जो डेटा सेंड करना चाहते थे वो अपने अपने स्लॉट्स के अंदर 1 लिख देंगे जो भी ट्रांसमिट करना चाहते थे। अब रिजर्वेशन पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया। तो अब ये ऑर्डर जो है इस ऑर्डर में हमारे स्टेशन, ये फर्स्ट डेटा स्टेशन 1, फिर डेटा स्टेशन 2, डेटा स्टेशन 4, ये अपना अपना डेटा सेंड कर देंगे। ठीक है, और बाकी जो भी डेटा स्टेशन है जिन्होंने 0 फिल करा था या 1 फिल नहीं करा था वो डेटा सेंड नहीं करेंगे क्योंकि वो भेजना नहीं चाहते थे। ये साइकिल चलती रहेगी। दोबारा डेटा किसी स्टेशन को या फिर नोड को भेजना होगा तो वो अपने रिजर्वेशन टाइम के अंदर इस विंडो में जो है 1 फिल कर देगा। ओके, नोट इफ देयर आर n स्टेशन देन देयर आर एग्जैक्टली n m reservation mini slots, okay, which means n will always be equals to m. पोलिंग मेथड, ये भी एक इंपॉर्टेंट और अच्छा मेथड है। इसमें देखते हैं क्या है। पोलिंग मेथड में इन दिस वन डिवाइस इज डिजाइंड एज प्राइमरी स्टेशन। एक कोई भी डिवाइस लिया हमने उसको और प्राइमरी स्टेशन बना दिया। ठीक है, व्हेन डिवाइस इज डिजाइंड एज प्राइमरी स्टेशन एंड द अदर डिवाइसेस आर सेकेंडरी स्टेशन। इंपॉर्टेंट, all data exchanges must be made through the primary device, it controls the link। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। अब इसके अंदर प्राइमरी स्टेशन तो है हमारे पास, हम समझ गए। अब इसमें 2 फंक्शन होते हैं, एक तो सिलेक्ट फंक्शन और दूसरा पोलिंग फंक्शन। सिलेक्ट फंक्शन कब यूज होता है और पोलिंग फंक्शन कब यूज होता है वो हम देखते हैं। सिलेक्ट फंक्शन जो है हमारा तब यूज होता है, यूज्ड व्हेन प्राइमरी स्टेशन जो हमारा ये है वांट्स टू सेंड द डेटा। जब प्राइमरी स्टेशन डेटा भेजना चाहेगा किसी डिवाइस को तो उस वक्त वो है क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा किसी नोड को। जैसे इसको B को भेजना था तो इसने B को सिलेक्ट करा, यहाँ पे B को सिलेक्ट करा। ठीक है, और उसके बाद क्या करा, उसने उसको डेटा भेजा। डेटा भेजने के बाद उसने रिसीव करा एक्नॉलेजमेंट, यानी कि B ने उसको एक्नॉलेजमेंट भेजा कि जी हाँ हमारे पास जो है B बताएगा प्राइमरी स्टेशन को कि डेटा आ गया है। पोलिंग फंक्शन कब यूज़ होगा, पोलिंग फंक्शन हमारा तब यूज़ होगा जब हमारा प्राइमरी स्टेशन जो है वो डेटा को रिसीव करना चाहेगा। अब वो क्या कर रहा है कि वो हर डिवाइस पे जिससे रिसीव करना चाहता है उसको करेगा पोल। ठीक है, क्या पोल का मतलब है, इसने A डिवाइस को पोल करा या A नोड को पोल करा तो कहना चाहता है क्या तुम कुछ डेटा भेजना चाहते हो। अगर A भेजना चाहेगा डेटा तो वो डेटा भेज देगा, और अगर डेटा नहीं भेजना चाहेगा तो वो भेजेगा नेक, जिसका मतलब होता है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अब पोलिंग स्टेशन ने B को पोल करा, B ने कहा क्या तुम कुछ B से कहा क्या तुम कुछ भेजना चाहते हो, तो B ने उसको डेटा भेज दिया। और जैसे ही पोलिंग प्राइमरी स्टेशन के पास डेटा आया उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा B को कि हाँ मुझे तुम्हारा डेटा मिल गया। यूज्ड व्हेन PS वांट्स टू रिसीव डेटा, पोल्स टू नोड इफ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा ये सब वही मैंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जो हमारे पास अगली जो है प्रोटोकॉल वो है टोकन पासिंग। ठीक है, टोकन पासिंग, रिंग टोकन पासिंग, रिंग टोपोलॉजी उससे मिलता जुलता है ये। ठीक है, उसी से सिमिलर है। टोकन पासिंग क्या है, स्टेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ रिंग, रिंग के अंदर स्टेशंस को ऑर्गेनाइज कर दिया जैसे यहाँ पे किया हुआ है।
आ स्पेशल पैकेट कॉल्ड टोकन, एक टोकन हम इसको जो है इसके अंदर बना के रखते हैं और वो जो है हर नोड के पास जो है पास होता चला जाता है, ठीक है। सर्कुलेटेड थ्रू द रिंग, द स्टेशन विच विद द रिंग हैज़ राइट टू सेंड, जिसके पास रिंग होगी, जिसके पास ये टोकन होगा, वो उसके पास राइट है उस वक्त डेटा सेंड करने का, यानी कि उस वक्त वो डेटा सेंड करेगा और उसके अलावा कोई भी डेटा सेंड नहीं करेगा, ठीक है। और कोई नोड हमारी ऐसी है जो डेटा नहीं भेजना चाहती, वो रिंग को आगे पास कर देगी। अगर स्टेशन डेटा को भेजना चाहता है, रिंग को पकड़ के रखेगा, अपने पास रखेगा जब तक डेटा सेंड नहीं हो जाता, और जब ट्रांसमिशन हो जाएगा पूरा तो वो उसको आगे पास कर देगा। अब हमारा जो है अगला जो सब टॉपिक था हमारे डायग्राम में वो है चैनलाइजेशन। इन दिस मेथड अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक इज शेयर्ड इन टाइम, फ्रीक्वेंसी और थ्रू कोड। ये चीज़ यहाँ समझने वाली है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, FDM में, TDM में और CDMA। FDM में क्या कहता है, अब हमारी जो बैंडविड्थ है चैनल की, यानी कि चैनल की कुछ बैंडविड्थ होगी कि भाई ये इतनी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है या इतना लोड ले सकता है, जो भी इसकी जो है स्पेसिफिकेशंस होंगी, हम उनको 3 फेज़ में, 3 पार्ट्स में या 3 टाइप्स में ब्रेक करेंगे। टाइम में, या तो टाइम बट जाएगा हमारी नोड्स के पास कि इतने इतने टाइम के लिए तुम इस चैनल की पूरी बैंडविड्थ यूज़ कर लो, या फ्रीक्वेंसी के सब लोग एक साथ चैनल को यूज़ कर लो पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, जैसे FM के रेडियो स्टेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो। मीडियम एक ही यूज़ कर रहे हैं, वो सब क्या है, एयर, या फिर कोड, या फिर आप अलग अलग कोड्स में डेटा भेज लो, ठीक है। हर नोड अलग कोड में डेटा भेजेगी ताकि डेटा आपस में कोलाइड ना हो, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या है, FDM में अवेलेबल बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड, जैसे मैंने समझाया। ईच स्टेशन इज एलोकेटेड अ बैंड टू सेंड इट्स डेटा एंड इट बिलोंग्स टू द स्टेशन ऑल द टाइम। स्टेशन यानी कि नोड, बैंडविड्थ चैनल इज नैरो, यानी कि जो बैंडविड्थ है, अब वो देखो चैनल उसका नैरो हो जाएगा आपके लिए, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो उसमें आपने चैनल की बैंडविड्थ में डिवाइड कर दी, ठीक है। ये आप समझ गए यहाँ पे अच्छे से। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, जहाँ मैंने एक छोटा सा इसका डायग्राम भी बनाया, और आप एग्जाम में इस तरीके से बनाओगे तो चांसेस हैं कि आप अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर पाओ। अब ये फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा टाइम है, और ये अलग अलग डिज़ाइन से जो है मैंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखाई हुई है, बस आप अपने हिसाब से सुंदर सा बना लेना। ये पहला फ्रीक्वेंसी बैंड, ये दूसरा और ये तीसरा, और हर स्टेशन अपना फ्रीक्वेंसी बैंड पे ही डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस भी जो है आप आराम से समझ जाओगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या है, स्टेशन शेयर बैंडविड्थ ऑफ चैनल इन टाइम, ईच स्टेशन अलाउड अ टाइम स्लॉट ड्यूरिंग विच इट कैन सेंड डेटा। इन TDMA वन चैनल्स बैंडविड्थ इज टाइम शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट स्टेशंस। अब ये क्या बोल रहा है, TDMA के किसी एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे, यानी कि 10 सेकेंड, 10 मिनट, या जो भी हमने टाइम सेट किया है, उस पे कोई स्टेशन जो है उस चैनल की पूरी बैंडविड्थ का यूज़ करेगा, ठीक है। वही स्टेशन उस चैनल को यूज़ कर रहा होगा उस टाइम पे। ये क्या हुआ, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। हमने टाइम डिवाइड कर दिया कि इस टाइम तुम करो, इस टाइम तुम करो, डिफरेंट नोड्स के लिए। CDM में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वन चैनल कैरीज डेटा ऑफ ऑल स्टेशन साइमल्टेनियसली। CDMA का मतलब है कि हम कोई 10 नोड्स हैं आपस में, और नोड नंबर 1 को नोड नंबर 5 तक डेटा भेजना है, तो वो एक डिफरेंट कोड में भेजेगा जिसको 5 ही डिकोड कर पाए, या अलग किसी कोड में भेजेगा, और कोई और नोड ट्रांसमिट कर रही है तो वो अपने अलग यूनिक कोड में भेजेगी, ठीक है। इस तरीके से आप मानो, ताकि कोड जो है आपस में हमारे कोलाइड ना हो। इफ कोड्स आर, अब इसका देखो फ्लो कैसे होता है वो मैं आपको इसमें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इस पार्ट को आपको जो है रिपीट कर करके देखना पड़ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है। इफ कोड्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर देन आंसर इज 0. If codes are multiplied with itself, the answer is n, where n equals to number of stations. आगे एग्जांपल देखोगे ये दोनों लाइन क्लियर हो जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल क्या है कि स्टेशन 1 है ST1 या S1, इसको मैंने कोड एलोकेट कर दिया कि तुम्हारा कोड है C1। क्या कोड डिवाइड कर रहे हैं हम सब के बीच, सब स्टेशन के बीच उनको कोड असाइन कर रहे हैं। स्टेशन 2 है, उसका कोड है C2, वो C2
C2 को C2 में ट्रांसमिट करेगा, C2 की फॉर्म में, स्टेशन 1 C1 की फॉर्म में ट्रांसमिट करेगा। ऐसे ही हर स्टेशन अपनी अपनी फॉर्म में जो उसको असाइंड है ट्रांसमिट करेगा। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई कोड जो है, किसी स्टेशन का कोड उसी से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी वैल्यू आएगी n, और किसी और स्टेशन के कोड से मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू आएगी 0। अब इसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये स्टेशंस हो गए मेरे S1 S2 S3 S4, डेटा इनका होगा D1 D2 D3 D4 और कोड होगा C1 C2 C3 C4। ठीक है, तो अब ये ट्रांसमिट क्या करेगा स्टेशन, ये अपना डेटा कोड की फॉर्म में D1 इंटू C1 जो है ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे ये आपस में। तो दीज, ये पूरे का पूरा आर ट्रांसमिट ऑन अ सिंगल, ये पूरे का पूरा आर ट्रांसमिट ऑन अ सिंगल चैनल साइमल्टेनियसली। अब ये अलग अलग कोड्स हो गए भाई, डेटा कोड अलग अलग हो गए और इनको एक साथ आप ट्रांसमिट कर सकते हो। आपने कोड्स को डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या है कि ST1 स्टेशन 1 ने कुछ भेजा स्टेशन 2 को। सपोज S2 वांट्स टू हियर व्हाट S1 सेंट, सो S2 विल मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय C1 कोड ऑफ S1। अब हमने ट्रांसमिट क्या करा, हम तो ये ट्रांसमिट कर रहे हैं भाई पूरे का पूरा, हमेशा ये पूरा ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि S1 ने स्टेशन 2 को कुछ भेजा और स्टेशन 2 सुनना चाहता है कि उसने क्या भेजा। तो स्टेशन 2 क्या करेगा कि पूरे के पूरे कोड को, ये जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको C1 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, यानी कि जो स्टेशन 1 का कोड है जो डेटा को भेज रहा है, अब इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो ये अंदर आया, तो D1 इंटू C1, जैसे कि ये है D1 C1, इसके साथ हमने C1 को मल्टीप्लाई किया। फिर इसी तरीके से D2 C2 के साथ हमने C1 को फिर से मल्टीप्लाई किया, और इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते चले गए हर किसी के साथ। अब हुआ क्या, C1 इंटू C1, जब हमारे पास C1 इंटू C1 होगा तो क्या होगा, C1 इंटू C1 का मतलब है n, ये सारे 0 होते चले जाएंगे। C1 इंटू C1 हमारा हुआ n, तो क्या है 4 इंटू D1, ये सब 0 हो गया और हमारा 4 इंटू C1 हमें मिल गया। अब हम अगर अगले पेज पे जाएं, नाउ डिवाइड द रिजल्ट बाय नंबर ऑफ स्टेशंस। नंबर ऑफ स्टेशन है हमारा 4, तो 4 इंटू D1 हमारे पास आया था, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास D1 निकल के आएगा। और D1 क्या है, यही डेटा 1 है जो हमारा डेटा ट्रांसमिट कर रहा था C1 वो S1 C1 कोड की फॉर्म में, ये हमारा निकल के आ गया हमारे पास। ये न्यूमेरिकल देखने में ही डिफ़िकल्ट सा लगता है पर इसमें कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। अब यहाँ पे आप ये देखते चलो, आप यहाँ सोच रहे होगे कि ये जो है C1 इंटू C1 मल्टीप्लाई करके 4 कैसे आया। देखो C1 इंटू C1 मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि C1 C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा या कोई कोड अपने साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू n आएगी, और C1 किसी और ही कोड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी 0। तो n यहाँ पे मेरी वैल्यू आनी चाहिए थी, तो ये होना चाहिए था n इंटू D1। ठीक है, और n मेरा 4 यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि n इक्वल्स टू नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ स्टेशन जितने भी हैं मेरे उस कम्युनिकेशन या उस नेटवर्क में इंक्लूडेड। तो नाउ क्या हुआ मैंने इसी को अब जब मैं दोबारा n से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा D1 जो मेरा डेटा था। इट्स दैट सिंपल। तो अब यहाँ पे हमारी जो है यूनिट सेकंड पूरी की पूरी कवर हो गई है, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इन सब चीज़ों को शेयर करना ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।